हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की कि यूरोपियन यूनियन किस तरीके से उभरती हुई एक महाशक्ति है। और ये वीडियो जो है आज की, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो एसओएल, एनसीवैप, रेगुलर कॉलेज, इग्नू या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में यूरोपियन यूनियन कैसे एक उभरती हुई महाशक्ति है इसको लिखना चाहते हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो प्रोग्राम ऑनर्स या फिर वो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यूरोपियन यूनियन, जिसे हम ईयू इन शॉर्ट में कहते हैं, ईयू किस प्रकार से उभरती हुई एक महाशक्ति है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आप लोगों को कुछ बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए ईयू के बारे में, और ये सारी डिटेल्स आप लोगों को इस क्वेश्चन के परिचय में इंक्लूड करनी है। तो नाउ यहाँ पर आप लोग इसकी हेडिंग बना सकते हैं, यहाँ पर परिचय या इंट्रोडक्शन, और इसमें आप लिखेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर यूरोप के लगभग 27 देश शामिल हैं, और ये पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप दोनों तरह के राज्यों का या दोनों तरह के देशों का समूह है। इसके अंदर अगर हम देखें, यूएनओ आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे एक अपनी खास भूमिका निभाता है, ठीक इसी तरीके से ईयू भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खास संगठन के रूप में विद्यमान है। अब हम बात करें ईयू के निर्माण की, तो 1950 के दशक में 6 यूरोपियन जो देश थे उसमें फ्रांस जो था सबसे प्रमुख था। उन्होंने क्या किया, बहुराष्ट्रीय और आर्थिक राजनीतिक समूह का निर्माण किया था। यानी सबसे पहले यूरोपीय सामाजिक और आर्थिक जो परिषद है उसका निर्माण कराया गया था, ताकि यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत किया जा सके, या फिर यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है उसे और ज़्यादा कनेक्ट कर सके एक दूसरे के साथ में। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो भाई ये अनुमान लगाया जाता है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो भविष्य में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, वैसे ही भविष्य में यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ जो है भविष्य में संयुक्त राज्य यूरोप भी बन सकता है, और इसकी संज्ञा भी हम इसको दे सकते हैं। यूरोपियन यूनियन जो है इसके सदस्य देश अगर हम देखें आंशिक रूप से अपना नियंत्रण रखते हैं। आंशिक रूप से अपनी प्रभुसत्ता या नियंत्रण का मतलब ये है कि ये एक दूसरे से इस संघ के अंदर इस तरीके से जुड़े हैं। पहले तो इकोनॉमी के विकास के लिए, अर्थव्यवस्थाओं की विकास के लिए पहले यूरोपियन यूनियन पर जोर दिया जा रहा था, परंतु अगर आज हम वर्तमान समय की बात करें तो ये आंशिक रूप से एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं, और हर एक देश ने एक दूसरे के जो नियम है उसको कहीं ना कहीं कॉपरेट कर रखा है। मैं ऐसा आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में एक वीजा नीति, एक पासपोर्ट नीति, और साथ ही साथ हमें यूरोपियन यूनियन में एक जैसी करेंसी, एक जैसा यूरोपियन यूनियन का ध्वज, और एक जैसी जो इनकी विदेश नीति है उसके लक्षण दिखाई देते हैं। ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन के सदस्य ऐसे हैं जिनके अंदर लोकतंत्र है, तो कई सारी समानताएं मौजूद हैं जिसकी वजह से ये आंशिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जिसके अंदर हम यूरोपियन यूनियन के चरित्र और परिसंघ का अनुमान लगा पाते हैं। अगर हम बात करें, पहले यूरोपियन यूनियन जो है वो एक महाशक्ति नहीं बन सकता था, ऐसा अनुमान लगाया जाता था, परंतु अब अगर वर्तमान समय में बात करें तो यूरोपियन यूनियन हमें कई संदर्भ में, कई कॉन्सेप्ट में हमें क्या दिखता है कि यूरोपियन यूनियन एक महाशक्ति के रूप में बन सकता है। इसने आपस में यूरोपीय देशों को न केवल संगठित किया है, बल्कि यूरोपीय देशों को एक ऐसा मंच भी प्रदान किया है जहां पर ये अपने आर्थिक विकास, साथ ही साथ अपने विकास और आपस की एकता को सुनिश्चित कर सकते हैं। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है वो एक महाशक्ति बन सकता है, और बस यही एक दो कारण है जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन को महाशक्ति ना कहा जाता है, जिसमें से एक है सैनिक कारण, क्योंकि जिस प्रकार से बाकी अन्य अगर कोई संघ होते हैं तो उनकी एक सैन्य व्यवस्था होती है, परंतु यूरोपियन यूनियन की कोई अपनी सुरक्षा या सैन्य व्यवस्था के बारे में हमें थोड़ा सा इनके बीच में
मतभेद दिखता है। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो यूरोपियन यूनियन अपना संविधान बनाने में विफल रहा है। दूसरा इस वजह से हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन एक महाशक्ति नहीं बन सकती। और अब आप ये सोचेंगे क्या रियली यूरोपियन यूनियन महाशक्ति नहीं है? तो जी नहीं, यूरोपियन यूनियन एक महाशक्ति है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे कई सारी बातें हैं जो आज हमें ये दर्शाती है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो एक उभरती हुई महाशक्ति जिसे हम कह सकते हैं। और ये वर्तमान समय में भारत चीन जितना एकता तो इसमें नहीं है। एकता क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया संविधान के मामले में ये थोड़ा सा हमें ठीक से मजबूत नहीं दिखाई देता। और दूसरी बात हम बात करें यहाँ की जो मुद्रा है यूरो, वो भी सिर्फ 13 देशों के बीच में अंतर सम्मिलित है, आपस में वो लोग उसका यूज़ करते हैं। परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूरो है वो एक खास पहचान अपनी बना चुका है। ना केवल ये डॉलर को बीट करता है, कम्पीट करता है, बल्कि इस तरीके से ये एक अपनी एक खास पहचान भी बना चुका है। यूरोपियन यूनियन के कई सारे ऐसे सदस्य देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, ये 2 ऐसे देश हैं जो G7 के प्रमुख, और इसके अलावा आप इटली को भी याद रखेंगे तो जिनका आर्थिक विकास जो है विश्व में सर्वोच्च है। और इन देशों का जो अगर हम वीज़ा लेने की बात करें तो वीज़ा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वीज़ा में जर्मनी का नाम आता है। इसमें लगभग 27 देश इसमें शामिल है। और EU को एक महाशक्ति कहा जा सकता है, ना केवल इसकी आर्थिक समृद्धि को देखकर बल्कि कई सारी ऐसी तकनीकी आयाम भी है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो EU है वो भविष्य में एक महाशक्ति बन सकता है। G7 यानी ग्लोबल 7 विश्व के 7 ताकतवर देशों में या 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में, उसमें से 3 देश जर्मनी, फ्रांस, इटली यूरोपियन यूनियन के ही भाग हैं। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन की अगर हम GDP की बात करें, सकल घरेलू उत्पादन की बात करें, तो विश्व में जितने भी देश हैं उन सब के उपभोग, उन सब के बाज़ारों में इनका सामान बिकता है। और साथ साथ ये बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही ज़्यादा उत्पादन करते हैं। परंतु सांस्कृतिक लिहाजे से हमें ये लोग थोड़े से अलग अलग दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं। जैसे अलग अलग देशों में यहाँ पर अलग अलग नस्ल के या अलग अलग निवास के लोग रहते हैं। भारत और चीन की तरह यहाँ पर हमें पूरा एक समरूपता या ज़्यादातर बहुसंख्यक हमें दिखाई नहीं देते। इसके बाद में यूरोप की जो विदेशी जो सुरक्षा नीति है वो एक दूसरे से कई बार मेल नहीं खाती। इसके साथ साथ वर्तमान समय में आप सबको पता है कि 27 राज्य हैं और इनमें से पहले 2 देश थे, पहले फ्रांस और आपका ब्रिटेन, 2 देश थे, परंतु अब ब्रिटेन इसकी सदस्यता को त्याग चुका है। तो जिसकी वजह से सिर्फ फ्रांस ही एक ऐसा देश है जिसके पास में वीटो हासिल है, जिसके पास में वीटो पावर है। इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षा के दृष्टिकोण में, अगर 15 टॉप देशों के नाम कहें तो इसमें से 8 देश ऐसे हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के आते हैं। अगर हम 40 देश की बात करते हैं टॉप जॉब की एजुकेशनल सेक्टर के लिए जैसे तो लगभग यूरोप के 27 देश इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा इसके महाशक्ति होने के पक्ष में क्या क्या तर्क है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आर्थिक संदर्भ के बारे में बात करेंगे। तो आर्थिक संदर्भ में क्या है कि यूरोपियन यूनियन जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे बड़ा पूंजी बाजार है। विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार कि सन 2005 में, कब 2005 में अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उससे भी 3 गुना ज़्यादा ये व्यापारिक हिस्सेदारी करी थी इसने। और 12 लाख ट्रिलियन जो डॉलर है उससे भी ज़्यादा इसने व्यापार किया था, जो कि अमेरिका से 3 गुना अधिक था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके निर्यात की तो ये ज़्यादातर देशों में अपना निर्यात करते हैं, आयात भी करते हैं। ज़्यादातर ये देश वो हैं जो कि विनिर्माण पर कार्य करते हैं। और अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर आयात करने के लिए चीन से कपड़ा आयात और निर्यात दोनों करते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा जो क्यूबा है अमेरिका के पास बसा हुआ, वहाँ पर उनसे केले का व्यापार, स्टील का व्यापार और सीमा शुल्क जैसे कई सारी सब्सिडी इन्होंने आपस में कर रखी है। इसके अलावा आर्थिक संदर्भ में यूरोपियन यूनियन के 12-13 देश में, अब इसके अंदर 12 देश में, पहले 13 थे क्योंकि जब से ब्रिटेन ने सदस्यता त्यागी है तब से यूरो मुद्रा का क्या हो गया, थोड़ा बहुत क्या हो गया कि कमज़ोर पड़ गई है।
और ब्रिटेन ने कहीं ना कहीं इसकी सदस्यता इसलिए त्यागी थी क्योंकि इसकी सुरक्षा नीति, और साथ साथ ब्रिटेन आप सबको पता है एक राजतंत्रीय देश है और ज़्यादातर देशों में यहाँ पर लोकतंत्र है। इसकी वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भाई जो यूरोपियन यूनियन के अंदर 12 देश ऐसे हैं जो यूरोपीय मुद्रा को यानी यूरो को फॉलो करते हैं, मानते हैं, और ये अमेरिका की डॉलर की तुलना में मजबूत भी है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे यूरो कंपेयर टू डॉलर तो आप लोगों को दिख जाएगा कि यूरो की कीमत ज़्यादा होती है कंपेयर टू किससे, अमेरिका से। इसके अलावा अब अलग अलग विद्वान हैं जिन्होंने ईयू को एक महाशक्ति के रूप में परिभाषित किया है। उसमें सबसे पहले एंड्रयू रेडिंग के अनुसार अमेरिका का जो डॉलर है वो 28.5 करोड़ नागरिकों के लिए प्रयुक्त है। यानी अगर हम देखें तो ज़्यादातर इतना लोग उतना पैसा खर्चा करते हैं। वहीं अगर हम यूरोप की बात करें तो अपनी चीज़ों को खरीदने के लिए वहीं अगर इक्वली अगर हम देखें तो ये 30 करोड़ लोग अपनी समृद्धि को दर्शाते हैं कि उनसे ज़्यादा ये खर्च करते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के कई ऐसे देश हैं जैसे स्वीडन और डेनमार्क, अगर वो भी यूरो मुद्रा का प्रारंभ कर दें तो इसकी यूज़ करने की संख्या बढ़ जाएगी, और यूज़ करने की संख्या बढ़ने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके व्यापार में भी इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे राजनीतिक कारण। तो भाई यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से ज़्यादातर समृद्ध, सफल और विकसित देश हैं। साथ साथ विश्व के कई देशों में इनके प्रजातंत्र है और ये इसी हिसाब से पूरी दुनिया में कानून के शासन और साथ ही साथ अच्छे संविधान, अच्छी शासन व्यवस्था के लिए पूरी विश्व में विख्यात है। अगर हम बात करें विश्व में सबसे ज़्यादा, साथ ही के साथ हम ये भी देखते हैं कि ज़्यादातर देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पूंजीवाद को अपना रखा है और ये एक इतना सफल संगठन रहा है कि ईयू के जो सदस्य राष्ट्र नहीं भी है परंतु उनके पड़ोसी देश हैं तो वो भी इनसे व्यापार या इनकी नीतियों से हमेशा सहमत रहते हैं, ताकि इससे भी पता चलता है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो अपना किस प्रकार से दूसरे देशों पर अपना प्रभाव रखते हैं। भारत में जब धारा 370 खत्म हुई थी तो उस समय आपने देखा कि भाई भारत पर, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से भारत का काफ़ी व्यापार होता है और उन्होंने ये जांचने के लिए कि जब धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटी तो भाई उसके बाद वहाँ पर के लोग खुश भी हैं इससे कि नहीं, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम देखते हैं कि वो आए थे। इसके अलावा फ्रांस एक ऐसा राष्ट्र है जो सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है, कहाँ का यूएनओ का उसे वीटो पावर प्राप्त है, और साथ ही साथ जर्मनी उन 4 देशों में से एक है जो सुरक्षा परिषद में आगे सफल दावेदार बनने के रूप में सबसे आगे रहेगा। इसके अलावा जब भविष्य में कभी भी अगर हम देखें इसके सदस्य की संख्या बढ़ाई जाएगी तो कहीं ना कहीं ये देश भी इसके अंदर शामिल जरूर होंगे। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है उसमें ज़्यादातर संभावना ऐसी है कि सुरक्षा परिषद में अगर 15 देश है, 5 तो आपको पता है स्थायी है, इसके अलावा 10 अस्थायी है, तो उसमें से पक्का है कि एक ना एक सदस्य देश इसी ग्रुप में से चुना जाता है, इसी देशों में से चुना जाता है। अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो यूरोपियन यूनियन की जनसंख्या लगभग क्या है 16 करोड़ है और विश्व की जनसंख्या का 7.6% इस पूरे महाद्वीप पे रहता है, और चीन और भारत के बाद पे तीसरे नंबर पे ये घनी आबादी वाला क्या है एरिया है, या ये एक संगठन है जिसके पास में श्रम शक्ति बहुत ज़्यादा है और साथ साथ ये एकीकृत पूरा बाजार है। इसीलिए ज़्यादातर जो विश्व के देश हैं वो यूरोपियन यूनियन से अपना व्यापार करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक देश की भी अगर परमिशन मिल जाए तो बाकी देश के लोग भी इनसे इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। ईयू के महाशक्ति होने की संख्या वे निम्न, अगर हम देखें तो इस बात से भी पता चलती है कि भाई क्योंकि यहाँ पर निम्न जन्म दर है। निम्न जन्म दर का मतलब है कि यहाँ पर जो जनसंख्या है जिस तरीके से एशिया या दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप पे तेजी से बढ़ रही है, यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी तेजी से नहीं बढ़ रही, और साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है अप्रवास हो रहा है। अप्रवास होने का क्या कारण है कि भाई अप्रवास होने का ये कारण है कि ज़्यादातर देशों से जो अच्छा खासा पैसा कमाता है उसे अगर यहाँ की सदस्यता मिल जाती है तो वो आजकल अपने बेहतर लाइफस्टाइल के लिए और अच्छा सुरक्षित जीवन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये अनुमान किया जाता है कि भाई अगर तुर्की भी इसका सदस्य बन जाता है तो लगभग 7 करोड़ से भी अधिक की जनसंख्या इसकी बढ़ जाएगी, जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगला है भौगोलिक शक्ति। तो भौगोलिक शक्ति के रूप में लगभग देखेंगे इसके पास में इंडिया से बड़ा क्षेत्रफल है, भारत का 32,80,600 वर्ग किलोमीटर के करीब है और यहाँ पर 40 लाख वर्ग किलोमीटर इसके पास है। अगर
एक संगठन के रूप में देखें तो ये 7वें नंबर पे आता है, जो कि लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। इसकी धरती पर पेट्रोलियम के विशाल भंडार है, परंतु अगर हम देखें तो ज़्यादातर ये अपना पेट्रोलियम विदेशी देशों से आयात करते हैं। क्यों आयात करते हैं? ताकि कभी भी युद्ध जैसी परिस्थिति हुई या कोई और बात, तो ऐसे समय में जब महंगी चीज़ें विदेशों से मिलेगी तो अपनी चीज़ों को ये यूज़ कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं, महंगाई को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये क्या करता है, ये ज़्यादातर पुनर्निर्माण की जो तकनीकें हैं उनका उत्पादन करता है। अगर हम बात करें कि आज विश्व के जो 70% या 75% ऊर्जा के जो संसाधन है वो यूरोप में ही बनते हैं, और अगर रशिया भी इसका मेंबर बन जाता है और नार्वे, तो इसकी जो हमेशा की जो ऊर्जा की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि कई हद तक हम देखते हैं कि रशिया और नार्वे पे ये ऊर्जा के लिए डिपेंड रहते हैं, और ये दोनों इसके मेंबर बनते ही इसकी ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके अलावा तकनीकी शक्ति के रूप में हम देखें तो अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन यूनियन संसार में कई सारे तकनीकी स्रोत हैं। अगर हम बात करें यहाँ का EU का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये विश्व में 2nd नंबर पे आता है, जिसे हम ESA बोलते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसके माध्यम से कई सारे ये सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं, और इसके अलावा इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने क्या किया था, एरियन नाम का एक इन्होंने उपग्रह या सैटेलाइट कह सकते हो, वो इन्होंने निर्माण किया है। और साथ ही साथ इन्होंने अपना एक क्या कर रखा है, ESA ने अपना GPS सिस्टम भी बना रखा है। क्या बना रखा है? GPS नेटवर्क भी बना रखा है, जो कि आज भी भारत के पास नहीं है, चाइना और अमेरिका की तरह। इसे नेटवर्किंग के लिए दूसरे महाशक्तियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और साथ साथ जो ES है ये एक बात का प्रमाणिकता हमें देता है कि किस तरीके से भविष्य में एक महाशक्ति बन सकती है। कई देश ऐसे हैं जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं इसके, है ना, और ज़्यादातर देश ऐसे हैं जो इनसे व्यापार करना चाहते हैं। इसके अलावा वृहद संगठन के रूप में, वृहद संगठन का मतलब है कि इसके सदस्य देश ऐसे हैं जो कि विश्व की सुरक्षा नीतियों को कई बारी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कहीं पर भी विश्व में अगर कोई संकट आता है तो वो देश इसमें आते हैं जो उनके बीच में शांति का प्रपोजल लेके जाते हैं। तो अगर हम कई रूप से देखें तो विश्व में कहीं ना कहीं बहुत सारे देश जो है इनसे जुड़े हुए हैं। इनका डॉलर, इनका रुपया और इनका जो भी करेंसी है पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान रखता है। कल को अगर आप अमेरिका के वर्चस्व से बचना चाहते हैं तो आप यूरोपियन यूनियन से अपने अच्छे संबंध बना सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि भविष्य में कभी भी अगर यूरोपियन यूनियन जो है इसी तरीके से विकास करता रहेगा तो हमेशा वो अमेरिका से भी आगे रहेगा। तो ये कुछ मेजरली फैक्टर थे या पॉइंट थे जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि भाई यूरोपियन यूनियन एक आगे चल के महाशक्ति बन सकता है। यूरोपियन यूनियन, कई सारे ऐसे संदर्भ हमने देखे जो कि यूरोपियन यूनियन को एक महाशक्ति बनाता है। आई होप आप सबको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों के लिए लिख दी गई है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट्स को इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके भी क्लियर करा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।